हेलो मैजिकल माइंड। तो डियर, अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कैपिटल स्ट्रक्चर के डिसीजन पे इम्पैक्ट डालते हैं। यानी कि जब फाइनेंस मैनेजर कंपनी का ये डिसाइड कर रहा है कि टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड में कितना डेट होना चाहिए, कितना इक्विटी होना चाहिए, कितना प्रेफरेंशियल कैपिटल होना चाहिए, प्रोपोर्शन ऑफ डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फाइनेंस इन टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड इज कॉल्ड कैपिटल स्ट्रक्चर। यानी कि कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन जब लिया जाता है तो उनमें कौन कौन सी बातों का ख्याल रखा जाता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, तो इसको हम ध्यान से करेंगे। तो पहला पॉइंट तो आता है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी मैंने आपको अलग से भी पढ़ाया हुआ है लीवरेज के बाद, और आप उसका अलग से भी जाकर जो है लेक्चर देख सकते हैं। बेसिकली ट्रेडिंग ऑन इक्विटी में हमने ये देखा था कि जब आरओआई आपका जो है आई यानी कि इंटरेस्ट रेट से ज़्यादा होता है, आरओआई जो है आई से ज़्यादा होता है, तो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आपको टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड में मोर डेट इंक्लूजन करना चाहिए, मोर डेट इंक्लूजन करना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका आरओई मैग्नीफाई होगा, बढ़ेगा। ठीक है, तो ये थ्योरी आपकी ट्रेडिंग ऑन इक्विटी की है, जो कि ये बताता है कि पहले आप चेक कर लो कि आरओआई का परसेंटेज जो है आई के परसेंटेज से ज़्यादा है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा डेट जो है कैपिटल स्ट्रक्चर में डालो, क्योंकि इससे आरओई बढ़ेगा। अगर आरओआई आई से कम है, ठीक है, तो डेट मत डालो। ठीक है, क्योंकि डेट मत डालो, क्योंकि अगर डेट डालते हो तो आरओई आपका क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो ये थ्योरी हमने जो है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी में देखी थी। तो बेसिकली इस पे डिपेंड करता है कि आपको डेट डालना है कि नहीं डालना है, कि आरओआई जो है वो आई से ज़्यादा है कि नहीं है। अगर है तो आप डेट डालिए, और डेट डालने से आपको फायदा होगा। ठीक है, तो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी डिटेल में आप उस लेक्चर में देख लीजिएगा, एक ब्रीफिंग मैंने आपको दे दी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डिग्री ऑफ कंट्रोल। डिग्री ऑफ कंट्रोल क्या हुआ? डिग्री ऑफ कंट्रोल में ये सीधी सी बात ये कर रहे हैं कि जो डायरेक्टर हैं, ठीक है, वो डायरेक्टर्स ये देखेंगे कि वो कंपनी पे मतलब कि शेयर होल्डर्स का कितना कंट्रोल है, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है। क्योंकि अगर हम वोटिंग पावर देखें, ठीक है, तो हमारे जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं, इनके पास जो है मेन वोटिंग पावर होती है। मेन वोटिंग पावर किसके पास होती है? इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास, क्योंकि एनुअल जनरल मीटिंग में ही सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास होती है वोटिंग पावर, लेकिन लेस वोटिंग पावर होती है। ठीक है, और डिबेंचर होल्डर्स के पास जो है वो वोटिंग पावर आपकी नहीं होती है। ठीक है, आपकी वोटिंग पावर डिबेंचर होल्डर्स के पास नहीं होती है। ठीक है, कि कंपनी के डिसीजंस पे वो जो है कुछ अपनी राय दे पाए, ठीक है, वोट दे पाए, ये चीज़ नहीं होती है डिबेंचर होल्डर्स के पास। राइट, तो यहाँ पर आप देखेंगे कंट्रोल में किसका, इक्विटी शेयर होल्डर का है कंपनी के ऊपर। अगर कंपनी और इक्विटी शेयर इशू करती है तो और इक्विटी शेयर होल्डर, नए नए इक्विटी शेयर होल्डर्स आकर कंपनी में शामिल हो जाएंगे, और अगर नए इक्विटी शेयर होल्डर्स आ गए तो पहले वालों का राइट, जो वोटिंग राइट है, वो क्या हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा, बट जाएगा और उनके साथ। ठीक है, तो यहाँ पे सीधी सी बात है कि कंपनी का मैनेजमेंट ये देखेगा, ठीक है, कि अगर उसको वोटिंग राइट्स डाइल्यूट नहीं करने हैं तो वो डिबेंचर ज़्यादा प्रेफर करेगा इन कंपैरिजन टू इक्विटी शेयर्स। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी, डिग्री ऑफ कंट्रोल। नेक्स्ट हेडिंग हम क्या देख रहे हैं, फ्लैक्सिबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल प्लान। फ्लैक्सिबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल प्लान क्या है? जैसे इक्विटी प्लान है, अगर आपने इक्विटी बेच दिया, इक्विटी अगर आपने क्या करा, सेल किया, ठीक है, तो इक्विटी कैपिटल लाइफ टाइम के लिए होता है। इक्विटी कैपिटल क्या होता है आपका, लाइफ टाइम के लिए इक्विटी कैपिटल होगा। ठीक है, तो आप इक्विटी कैपिटल का जो पैसा है वो आप रिफंड में नहीं कर सकते। ठीक है, जबकि अगर आप डिबेंचर्स, रिडीमेबल डिबेंचर्स जो है इशू करते हो, तो जब आपकी ज़रूरत ख़त्म हो जाए, आपके पास पैसा, मतलब कि रिडीमेबल डिबेंचर्स को आप क्या कर सकते हो, रिडीम कर सकते हो अपने टर्म्स एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो वो आपने पैसा लोन का क्या कर दिया, वापस कर दिया।
ठीक है, तो ये आपको देखना है कि आपको क्या चाहिए। अगर आप इक्विटी के थ्रू पैसा जो है उठा रहे हो तो आप कभी वापस नहीं कर सकते, लेकिन आप डिबेंचर्स और लोन के थ्रू उठा रहे हो तो डिबेंचर्स और लोन का पैसा आप क्या है, रिफंड कर सकते हो। ठीक है, और उनका जो है वोटिंग राइट भी आपका क्या है, डाइल्यूट नहीं होता है। तो ये फ्लैक्सिबिलिटी देखकर आपको क्या ज़रूरत है, कैसे ज़रूरत है, आप डिसाइड करोगे। ठीक है, क्योंकि डेट में फ्लैक्सिबिलिटी है, भाई आज चाहिए, ठीक है, तो पैसा ले लो, फिर उसके बाद जब हो तो वापस कर दो, जब हो तो वापस कर दो। ये आपको पहले सोचना पड़ेगा कि आप 5 साल में रिडीम करोगे कि 10 साल में रिडीम करोगे, ये आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, चॉइस ऑफ इन्वेस्टर। अब देखो चॉइस ऑफ इन्वेस्टर क्या बोल रहा है भैया, कि हुआ एग्रेसिव इन्वेस्टर जो कि रिस्क लेना जानता है। ठीक है, रिस्क लेना जानता है, बोल्ड है इन्वेस्टर आपका, क्या है, बोल्ड है, एग्रेसिव है। ठीक है, तो वो तो कहेगा चलो भाई मैं इक्विटी शेयर कंपनी खरीदने के लिए रेडी हूँ, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर को सबसे ज़्यादा रिस्क होता है। ये मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है कि इक्विटी, प्रेफरेंस और डिवेंचर्स में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो इक्विटी शेयर होल्डर जो है वो सबसे ज़्यादा बोल्ड है, होता है। ठीक है, जबकि लोन और डिवेंचर्स में अगर इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहा है तो वो थोड़ा कंजर्वेटिव है, आप कह सकते हैं। ठीक है, उसको लग रहा है अरे मतलब कि क्योंकि लोन और डिवेंचर्स में अगर कोई इन्वेस्टर पैसा लगाता है तो सेफ रहता है, उसको उसका पैसा सबसे पहले, आपको अच्छे से पता होगा कि इंटरेस्ट उसे मिलेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ फैक्ट की कंपनी में सेल हो रही है कि नहीं हो रही है। और आपको पता है अगर कंपनी वाइंड अप हुई तो सबसे पहले किसका पैसा लौटाया जाएगा, डिवेंचर होल्डर का पैसा लौटाया जाएगा। तो जो रिस्क टेकर है वो तो इक्विटी खरीदता है, और जो रिस्क लेने से डरता है, सेफ रहना चाहता है, वैसा इन्वेस्टर आपका डिवेंचर खरीदता है। तो भैया खरीदने वाले का भी तो चॉइस देखोगे। ठीक है, कैपिटल मार्केट कंडीशन। अब कैपिटल मार्केट कंडीशन क्या चल रही है, सपोज कैपिटल मार्केट बहुत बढ़िया चल रहा है, बूम पे चल रहा है, तो आपके शेयर प्राइस भी क्या होंगे, हाई होंगे। ठीक है, शेयर प्राइस भी हाई होंगे, तो शेयर प्राइस होंगे तो हाई, तो आप बेचो और पैसा उठाओ, क्योंकि आपके शेयर का प्राइस हाई है, आपका फंड जो है कम शेयर्स पे ज़्यादा आएगा। ठीक है, जबकि अगर डिप्रेशन का पीरियड है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि शेयर का प्राइस आपका ऑलरेडी डाउन चल रहा होगा। क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ पर आपका अगर शेयर का प्राइस कम है तो आप डिवेंचर्स एंड लोन्स जो है इशू करिए। ठीक है, लोन के थ्रू फंड आप रेस कर सकते हैं, जबकि बूम और इन्फ्लेशन के टाइम आप शेयर कैपिटल के थ्रू फंड जो है वो रेस कर सकते हैं। पीरियड ऑफ फाइनेंसिंग, अगर शॉर्ट टर्म है तो आप लोन लेकर काम चलाओगे, शॉर्ट टर्म लोन ले लोगे, बैंक वगैरह से ले लोगे। ठीक है, अगर लॉन्ग टर्म की बात है तो आप शेयर्स और डिवेंचर्स के बारे में सोचते हो। कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग, ये तो पूरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल हम चैप्टर ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो हम कॉस्ट देखेंगे कि हमें केडी कम पड़ रहा है, केई कम पड़ रहा है, तो आपने बार बार पढ़ा है कि हमें केडी कम पड़ता है, कॉस्ट ऑफ डेट जो है वो कम पड़ता है, क्योंकि डेट का इंटरेस्ट हमारा टैक्स सेव करता है। कैसे टैक्स सेव करता है ये मैंने आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल में ऑलरेडी बताया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कौन से सोर्सेज की कॉस्ट हमको कम पड़ रही है, क्योंकि चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस अगर हम लेंगे तो हमारी कंपनी का प्रॉफिट क्या है, ज़्यादा होगा। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ सेल्स। अब अगर आपकी कंपनी में भाई डिसाइडेड है, फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी में डिसाइडेड है कि 10 लाख रुपए पर मंथ की सेल हो रही है, तो अब एक बात बताओ, आप 10 लाख रुपए पर मंथ आपको पता है कि सेल हो ही रही है, तो आप 4 लाख रुपए इंटरेस्ट का खर्चा में भी निकाल लो, अगर आपकी वेरिएबल कॉस्ट और ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट जो है कम है। ठीक है, अगर आपको पता है कि भाई मेरी इतनी तो सेल हो ही जाती है, जैसे आपको अगर पता है कि भाई मेरी इतनी सैलरी तो आएगी, तो मैं इतना तो लोन चुका ही सकता हूँ। बिल्कुल वही चीज़ है कि आपके बिजनेस में आपको डिसाइडेड है कि भाई इतनी सेल तो मुझे होगी ही होगी। ठीक है, तो आप इंटरेस्ट का बर्डन ले सकते हो, इंटरेस्ट का बर्डन ले सकते हो। लेकिन अगर आपको ये है कि नहीं हमारी सेल्स स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल सेल है, तो बेटर है कि आप इंटरेस्ट का बर्डन मत लो, आप इक्विटी शेयर के थ्रू जो है फंड को रेज करो। ठीक है, ये हो गया आपका स्टेबिलिटी। लास्ट पॉइंट क्या है, साइज ऑफ द कंपनी। ठीक है, तो अगर स्मॉल साइज का बिजनेस है तब तो हम बैंक से ही लोन लेके काम चला लेते हैं, या हमारे पास जो रिजर्व एंड सरप्लस है
उससे काम चला लेते हैं। लेकिन जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जिनकी गुडविल मार्केट में बहुत अच्छी बनी हुई है, जो स्टेबल हैं, ठीक है, वो शेयर्स और डिबेंचर्स इशू करते हैं मार्केट में, यानी लिस्टेड हो जाते हैं। पहले तो आप स्टार्टिंग में अगर बिजनेस स्टार्ट करोगे आपका प्राइवेट लिमिटेड रहेगा, फिर धीरे धीरे आप उसको पब्लिक लिमिटेड बनाओगे, फिर शायद पब्लिक लिमिटेड बनाने के बाद आप लिस्टेड कंपनी बन जाओ, ठीक है। KNSE BSE में अपने शेयर्स लिस्ट करा के आप IPO निकाल रहे हो, इनिशियल पब्लिक ऑफर निकाल रहे हो। तो दीज आर फैक्टर्स जो यहाँ पर जो है जिससे डिसाइड होता है कि हमारी कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होगा, राइट। ओके, थैंक यू।